दोस्तों इस वीडियो में हम होम लोन के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आप होम लोन की एक मास्टर क्लास भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा नहीं कि मैं आपको किताबी भाषा में होम लोन के बारे में समझाऊंगा। रिसेंटली अभी मेरे एक बहुत क्लोज नोन है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4,70,00,000 रुपए थी। ठीक है जी। इसके अगेंस्ट 4,70,00,000 रुपए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, उसमें से 2,19,00,000 रुपए का उन्होंने बैंक से लोन लिया। तो ये लोन कैसे लिया गया, यानी कैसे अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद कितनी प्रोसेसिंग फीस लगी, लोन का पैसा कैसे आया, यानी एक तरह से हम देखते हैं ना कि जिस दिन रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होने के बाद बैंक एक चेक लेके आता है साथ में और वो चेक सेलर को दे देता है। तो वो पूरा का पूरा क्या प्रोसेस था। अच्छा, फिर ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आए, बैंक ने टर्म इंश्योरेंस के लिए हमें पुश किया, उसको हमने कैसे डील किया। जो जिन्होंने ये लोन लिया है और ये प्रॉपर्टी ली है ना, वो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव ही हैं, एक मैडम है। तो सारा उन्होंने मेरे से ही डिस्कस किया कि कैसे अप्लाई करें, और बैंक से भी मैंने ही सारा कुछ नेगोशिएट किया। तो जब ये सारा कुछ उनका प्रोसेस हो गया तो मेरे को यही था कि एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, ताकि जितने भी एक व्यूअर्स हैं उनको एक ऐसा वीडियो मिले जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो, पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूं, ठीक है, कि हम थोड़ा सा एक बता देता हूं, ठीक है, फिर होम लोन के ऊपर आएंगे। देखो, ये एक पिक्चर है जो मैंने क्लिक करी थी, ये तहसील के अंदर पिक्चर क्लिक करी थी, सब रजिस्ट्रार के आगे जहां पे रजिस्ट्री होती है। ये 4 लोग बैठे दिख रहे हैं, ये जो मैडम है इनके नाम पे प्रॉपर्टी हुई है, ये हो गए एक तरह से बायर, और ये जो बैठे हैं भाई साहब ये थे सेलर। ठीक है जी। तो फोटो कैसे होती है रजिस्ट्रार के सामने, यहां कैमरा लगा होता है टॉप पे, ठीक है, वहां से ये सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये 2 होते हैं विटनेस, ठीक है, ये जो 2 लोग दिख रहे हैं साइड में बैठे हुए, ये और ये 2 विटनेस हैं, और बीच में बायर और सेलर बैठे होते हैं। तो मैडम जो है ये बायर है और ये जो है प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं। तो ये फोटो तो खैर मैंने अपने ही फोन से क्लिक कर ली थी। ये फोटो इसलिए क्लिक की थी कि मेरा शुरू से ये था, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था ना, तो मेरा ये था कि प्रॉपर होम लोन का पूरा प्रोसेस होने दो, रजिस्ट्री तक होने दो, उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मतलब इतनी तसल्ली से आपको बताऊंगा, हर एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। होम लोन के लिए फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो फोटो मैंने फोन से खींची थी, ठीक है। अब देखो, यहां इनके सरकारी कैमरे में फोटो खींची जाती है, और फोटो खींचने के बाद यहां पे दिख रहा है आपको, ये रजिस्ट्री की कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है जी। ये देखो, ये जो फोटो यहां क्लिक हुई है, यही फोटो ये रजिस्ट्री की कॉपी में आ जाती है, दिख रही है आपको यहां। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बार ये वीडियो क्लिप देखो आप। ये जैसे ही रजिस्ट्री के कागज तैयार होते हैं, बाहर आके फिर बायर और सेलर दोनों इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। आप देखो, ये इमेज पे दोबारा आ जाओ, यहां पे ये जो सिग्नेचर हैं ये सेलर के सिग्नेचर हैं, और यहां पे जो सिग्नेचर हैं ये बायर के सिग्नेचर हैं। सेलर अपना अंगूठा भी लगाता है, बायर अपना अंगूठा भी लगाते हैं। समझ के बात को, साइन तो होते ही होते हैं, साथ में बायर और सेलर अपने अंगूठे भी लगाते हैं। तो फिर ये रजिस्ट्री की कॉपी बन जाती है। ये मैंने आपको बस स्टार्टिंग में बता दिया कि हम इस वीडियो में एक बार, पहले तो आपको एक ओवरऑल सब कुछ बता रहा हूं कि हम वीडियो में डिस्कस क्या क्या करेंगे। फिर जो हमने होम लोन लिया है, ठीक है जी, जो हमने बैंक से होम लोन लिया, बेसिकली हमने आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लिया था, आप किसी भी बैंक से ले सकते हो। तो हमारे को 2 चेक मिले थे, ठीक है। एक 72 लाख रुपए का चेक मिला था, मतलब जिन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की है उन्हें 2 चेक दिए बैंक ने, एक 72 लाख रुपए का और दूसरा 1,46,56,517 रुपए का। ठीक है। तो ये भी हम सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, हम बोल देते हैं कि जैसे जी 4,70,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके ऊपर सरकार को भी तो स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। तो ये स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, इस तक के भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए, ताकि आपके मन में होम लोन से रिलेटेड अब कुछ डाउट ना बचे। तो अभी तो मैं आपको एक बार समरी बता रहा हूं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये 2 स्टैंप आई थी, ये 2,15,000 रुपए की थी, और ये 3,72,000 रुपए की। तो 2 स्टैंप पेपर बने थे। ठीक है। तो ये जो फीस होती है ये सरकार को जाती है। ठीक है जी। ये फीस, चलो अभी मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, ये अभी हमने ओवरऑल देख लिया, अब होम लोन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि आप किसी भी बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना अपनी चैट दिखा देता हूं, एक सेकंड, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूं। तसल्ली से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से आप सीट लगा के बैठो और तसल्ली से वीडियो देखो। ठीक है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, उसका नाम था शायद लोकेश नाम था, हाँ ठीक है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, यहां बिल्कुल ऊपर आ जाओ आप चैट पे, ये हमारी चैट यहां पे ये भेजी। ठीक है जी। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 हमें यह है कि हमें होम लोन के लिए अप्लाई करना है। आप एसबीआई से अप्लाई करो, एचडीएफसी से अप्लाई करो, आईसीआईसीआई से, एक्सिस से, जिस भी बैंक से मर्जी अप्लाई करो। कोशिश करना कि एनबीएफसी से मत अप्लाई करना। अगर आपका सिविल विविल सब कुछ अच्छा है तो जो भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक चीज इंश्योर करना, सरकारी बैंकों के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्राइवेट से कम है। अगर मान के चलो, मतलब
अब जिसके लिए मैंने अप्लाई किया उनके आईसीआईसीआई के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, उनका बिजनेस है, ठीक है। जिस मैडम के लिए हमने अप्लाई किया उनका खुद का बिजनेस है, वो प्रॉपरेटर हैं, अच्छा कमाते हैं, तो उनकी सारी की सारी बैंकिंग आईसीआईसीआई के साथ है। उनका करंट अकाउंट भी आईसीआईसीआई में है, सेविंग्स अकाउंट भी आईसीआईसीआई में है, फैमिली बैंकिंग भी आईसीआईसीआई में चलती है। तो उनका क्लियर कट था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 10-20 पैसा फालतू लग जाए, भाई हमें कोई वो नहीं चाहिए, चक्कर वक्कर नहीं काटने, समझ की बात को। तो उनका क्लियर कट था। लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो पहली यही मेरी सलाह है कि पहले आप प्रायोरिटी पे सरकारी बैंकों को लो, सरकारी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, फिर उसके बाद आप प्राइवेट बैंकों की तरफ आ सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इग्नोर करो, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, और एनबीएफसीज को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले जब मैंने ये इनके लिए जब रिक्वेस्ट दी थी, ठीक है, बैंक को, तो बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनका नंबर तो इनके पास था ही। तो हमने सबसे पहले इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो वगैरह भेजी थी, मदर नेम, बिजनेस का नाम और अब इनका एड्रेस, फिर इनका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इनके स्क्रीनशॉट भेजे थे, ठीक है। और उसके बाद ये दिख रहे हैं पिछले 3 सालों की आईटीआर शेयर की थी बिजनेस की, और फिर ये सारी की सारी पिछले 2 साल की जीएसटी रिटर्न्स, जैसे हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं ना, ठीक है, जो जीएसटी आता है वो जीएसटी रिटर्न, जीएसटी R1 R2 जो होती है, जीएसटी रिटर्न सारी की सारी ये शेयर की थी, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी सारी की सारी चीजें शेयर की थी। उसके बाद इनका एक तरह से उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन का हमें टाइम दो, फिर वो उसमें चला गया था। 1-2 दिन के बाद उनका फोन आया था कि आपकी जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बन रही है वो 2 करोड़ 19 लाख रुपए की बन रही है। उस टाइम पे हमें सैंक्शन लेटर नहीं मिला था, ठीक है, अभी फोन पे ही ये बात हो रही थी कि 2 करोड़ 19 लाख रुपए की ये बन रही है। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हमने डिसाइड किए थे कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाओगे, तो वो सारी की सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप सैंक्शन लेटर हमने बनवाया नहीं था, बस हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब ये सारा कुछ ओके हो गया था तो हमने कहा था कि ठीक है, हमारे को जो है सैंक्शन लेटर दे दो। जो सैंक्शन लेटर, अब सैंक्शन लेटर का मतलब क्या होता है कि बैंक एक सैंक्शन लेटर बना के देता है। ये स्टेप 1 है भाई। सबसे पहले मैंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी इनकम प्रूफ, ठीक है, जीएसटी R1 आईटीआर वगैरह सब कुछ शेयर की। तो बैंक ने 2 दिन का टाइम लिया और बोला कि 2 करोड़ 19 लाख रुपए का ज्यादा से ज्यादा हम आपको लोन दे देंगे। इसके बाद बैंक ने हमें सैंक्शन लेटर बना के दे दिया, और ये सैंक्शन लेटर अगले 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। यानी अगले 3 महीनों तक मैं कभी भी बैंक में जा सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि हाँ जी मैंने अपनी प्रॉपर्टी ढूंढ ली है, ये प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता हूं, इसके अगेंस्ट आप 2 करोड़ 19 लाख रुपए का लोन मेरे को दे दो, क्योंकि हमारी लिमिट 2 करोड़, लिमिट कह लो या होम लोन कह लो, 2 करोड़ 19 लाख रुपए का सैंक्शन हो चुका है। अगर मैं 3 महीने तक ये इस लोन को नहीं लेता तो फिर मेरे को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो 4 महीने हो गए मैंने ये लोन लिया ही नहीं, तो कोई दिक्कत, सैंक्शन लेटर नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मेरे को दोबारा एक प्रॉपर्टी पसंद आई है, मैं लोन लेना चाहता हूं, तो फिर बैंक कहेगा दोबारा से अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 यही है कि हम बैंक से अप्लाई करेंगे, हमें सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। अब सैंक्शन लेटर मिलने के बाद फिर हमने जो है प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करी तो 2-3 प्रॉपर्टी पसंद आई, तो फाइनली जो एक प्रॉपर्टी पसंद आई उसके ऊपर हमने नेगोशिएट शुरू किया सेलर के साथ। तो वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ 90 लाख रुपए का, थोड़ा नेगोशिएट तो उन्होंने पर्सनली किया जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है, तो 4 करोड़ 90 लाख रुपए वो मांग रहे थे, बट नेगोशिएट करते करते उन्होंने फाइनली 4 करोड़ 70 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को फाइनलाइज कर दिया, ठीक है जी। अब कंसेप्ट समझो। 1 सेकेंड रुकोगे आप, मैंने यहाँ करना था मेरे को सारा काम और गड़बड़ कर दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए में प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो गई, ठीक है जी। कि सेलर के साथ बात हो गई, बीच में जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको बिठा के इन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि जी 4 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें से 2 करोड़ 19 लाख रुपए का इनको बैंक से सैंक्शन लेटर था। कहने का मतलब 2 करोड़ 19 लाख रुपए बैंक देगा लोन की फॉर्म में, और बचा हुआ 2 करोड़ 51 लाख रुपए इनके पास ये कैश पड़ा था। घर पे कैश है इनके पास, 2 करोड़ 51 लाख रुपए कैश है, 2 करोड़ 19 लाख रुपए बैंक लोन देगा, यानी टोटल कितना हो गया, 4 करोड़ 70 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहां पे 2 ऑप्शंस बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो यह है कि ठीक है जी 4 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें से 2 करोड़ 51 लाख रुपए तो ये कैश दे देंगे, घर पे पड़ा है, और 2 करोड़ 19 लाख रुपए बैंक लोन दे देगा, ठीक है जी। केस नंबर 1 ये बनता है कि ये तहसील में जाए, तहसील में जाके बोले कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, पंजाब में इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की, तो पंजाब का जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस हैं, जो सरकार फीस लेती है, अब क्योंकि फीमेल है, ये सिर्फ फीमेल के नाम पे ही रजिस्ट्री होनी थी, तो पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट 6.3% आप जितने की रजिस्ट्री करवाते हो उसका 6.3% सरकार को फीस देनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि आप बिल्कुल
सीधे रास्ते पे एकदम से चल रहे हो और 4 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और आप तहसील में जाते हो और बोलते हो कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए की ही मुझे रजिस्ट्री करवानी है, पूरे के पूरे पैसे की रजिस्ट्री करवानी है। तो एक सेकंड में कैलकुलेटर खोल रहा हूं, ठीक है, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए, एक सेकंड रुको, ये मैं 4 करोड़ 70 लाख रुपए लिख रहा हूं, 47,000, 4,70,000, 47 लाख, 4 करोड़ 70 लाख, इसका 6.31% निकालो, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 29 लाख, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो 29,65,000 रुपए हमें पंजाब सरकार को देना पड़ेगा। समझ के बात को, किस चीज का देना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी चार्जेस का। अगर आप कहते हो कि 4 करोड़ 70 लाख की ही प्रॉपर्टी है जी और 4 करोड़ 70 लाख की ही मैं रजिस्ट्री करवा रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सच है सो सच है, वो बैंक को भी पता है, आपको भी पता है। तो इस केस में इन्होंने भी ऐसा नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जब प्रॉपर्टी लेगा भारत के अंदर ऐसा नहीं करेगा। जैसा लोग करते हैं मैं आपको वैसा कंसेप्चुअली और क्लियर कट सब कुछ समझा रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि वहां का कलेक्टर रेट क्या चल रहा है, तो कलेक्टर रेट वहां पे चल रहा था कि एटलीस्ट 93 लाख रुपए की तो रजिस्ट्री करवानी ही करवानी है। उस एरिया की बात कर रहा हूं जहां पे इन्होंने ये प्लॉट लिया है, बेसिकली प्लॉट लिया है, ठीक है, बना बनाया घर नहीं है, ये प्लॉट लिया है, ठीक है जी। तो उस एरिया का जो कलेक्टर रेट जिसको बोलते हैं वो 93 लाख रुपीस चल रहा था। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने बोला कि यार अगर मैं 4 करोड़ 70 लाख की रजिस्ट्री कराऊंगा तो 29,65,000 रुपए तो मेरे को सरकार को ही देने पड़ जाएंगे। तो इन्होंने कलेक्टर रेट पता किया, कलेक्टर रेट 93 लाख रुपए था, तो इन्होंने बोला कि 93 लाख रुपए की ही हम रजिस्ट्री करवाएंगे। और जितने अमाउंट की आप रजिस्ट्री करवाते हो, तो सरकार को आप ये कह रहे हो कि हमने 93 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी परचेज किया। भाई कायदे से प्रॉपर्टी आपकी 4 करोड़ 70 लाख रुपए की है, एग्रीड, लेकिन आप 4 करोड़ 70 लाख रुपए के हिसाब से अगर रजिस्ट्री कराओगे तो 29,65,000 टैक्स लग जाएगा आपको एक तरह से। तो यहां पे कलेक्टर रेट पे रजिस्ट्री करा रहे हो, आप कह रहे हो 93 लाख की ही मैंने प्रॉपर्टी ली है। असलियत में आप प्रॉपर्टी कितने की ले रहे हो? 4 करोड़ 70 लाख रुपए की, लेकिन रजिस्ट्री कितने की करवाई है इन्होंने? 93 लाख रुपए की। यानी तहसील में जाके सब रजिस्ट्रार के सामने इन्होंने क्या एडमिट किया कि हमने 93 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है जी। तो 93 लाख रुपए आप कह रहे हो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, बहुत अच्छी बात है। अब 93 लाख यहां पे लिखो, 93, 1 2 3 4 5, 93 लाख इंटू में 6.31% डिवाइडेड बाय 100, यानी अगर आप 93 लाख की रजिस्ट्री कराते हो तो आपको सिर्फ 5,86,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 93 लाख का 6.31% फीमेल है ना, क्योंकि अगर मेल करवा रहा होता रजिस्ट्री तो 2% एक्स्ट्रा लगता है, 8.3% लगता। अगर मेल और फीमेल ज्वाइंटली करवा रहे होते तो फिर 7.3%। ये पंजाब के रूल है, बाकी हर स्टेट का अलग अलग रूल है, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि सिर्फ फीमेल करा रही है तो सस्ता, मेल फीमेल करा रहे हैं तो 1% महंगा, अकेले मेल के नाम पे रजिस्ट्री हो रही है तो 2% महंगा पड़ जाता है, समझ गए। तो ये सिर्फ फीमेल के नाम पे रजिस्ट्री थी। तो इस केस में इन्होंने 93 लाख रुपीस की रजिस्ट्री कराई, तो इनको 5,86,000 रुपए के ही सिर्फ टैक्स लगा, यानी स्टैंप पेपर लेने पड़े 5,86,000 रुपए के, समझ के बात को। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर आप 93 लाख रुपए की रजिस्ट्री करा रहे हो तो आप तो ये एडमिट कर रहे हो ना कि एक सेकंड खाली पेज लेता हूं, ठीक है। हाँ, अब प्रॉपर्टी तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए की है, ठीक बात है, लेकिन आप टैक्स सेविंग के लिए कहते हो कि मैंने 93 लाख रुपए की ही मैं रजिस्ट्री करवा रहा हूं, ठीक बात है। अब सवाल आता है बैंक के पास, बैंक से आप लोन मांग रहे हो कितना? 2,19,00,000 रुपए का। तो बैंक ये नहीं कहेगा, एक सवाल आप सोचो, बैंक कहेगा यार प्रॉपर्टी तो तुम कह रहे हो कि 93 लाख रुपए की है, ठीक है, तो तुम मेरे से 2,19,00,000 रुपए का लोन क्यों मांग रहे हो? भाई बैंक तो ये कहता है ना, भाई हमने तो बहुत सारी वीडियो में ये देखा है कि बैंक ये कहता है कि अगर तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 21% तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 80% मैं लोन दे दूंगा। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक तो कहता है कि 20 लाख डाउन पेमेंट करो और 80 लाख रुपए मैं लोन दे दूंगा। इस केस में आप कह रहे हो, हालांकि प्रॉपर्टी 4,70,00,000 रुपए की है, इसको मैं कह सकता हूं कि मार्केट वैल्यू तो 4,70,00,000 है, रजिस्ट्री वैल्यू 93 लाख है, लेकिन कागजों में, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो आपकी प्रॉपर्टी 93 लाख होगी, बैंक के हिसाब से भी प्रॉपर्टी 93 लाख रुपीस की होगी। तो आप 2,19,00,000 रुपए का लोन मांग कैसे सकते हो? और बैंक ने हमें लोन दिया भी है, ये देखो, एक चेक 1,46,00,000 रुपए का और दूसरा चेक हमें मिला है 72 लाख रुपए का। तो ये कैसे बात हो गई? ये बैंक ने कैसे दे दिया? देखो अब सिंपल सी चीज समझो, एक सेकेंड। हाँ, तो बैंक ये कहता है कि प्रॉपर्टी 93 लाख की ही है, ठीक है, इसमें से
20-22% आप डाउन पेमेंट कर दो, तो हमने 20 लाख रुपए और एक 93 लाख, तो 20,93,000 रुपए, यानी ऑलमोस्ट आप पकड़ो 21 लाख रुपए ही हमने डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है, अब समझना, थोड़ा आराम से चल रहा हूं ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। हाँ, अगर अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज सपोर्ट किया करो यार, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, ताकि हमें इस तरह से बहुत टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस करने में, 2 महीने का प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिसको मैं आपको अभी समझा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो होम लोन प्लान कर रहा है। ठीक है, चलो अब 21 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है जी, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। 93 लाख रुपए अब बैंक के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन बैंक को असलियत में तो पता है ना कि उसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ 70 लाख है। अगर आज मैं उसको बेचने जाऊं तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए की उसको बेच सकता हूं, बैंक को भी यह चीज पता है। लेकिन कागजों में 93 लाख रुपीस की यह प्रॉपर्टी है, और बैंक तो कागज के हिसाब से चलता है, बैंक आरबीआई को बाईपास थोड़ी ना कर सकता है, तो बैंक के हिसाब से भी 93 लाख की प्रॉपर्टी है। तो बैंक कहता है इसमें से आप 20-22% डाउन पेमेंट कर दो, तो हमने 21 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिए, और बैंक ने कहा कि ठीक है 72 लाख रुपए का मैं आपको 72 लाख रुपए का मैं आपको चेक दे दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया कि 72 लाख रुपए का बैंक हमें एक चेक दे देगा, 21 लाख रुपए मैंने इसके अंदर डाउन पेमेंट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई, जैसे ही मैडम की जिस दिन रजिस्ट्री हुई, ये रजिस्ट्री हुई जैसे ही, उसके बाद बाहर आके ये वीडियो में आप देख सकते हो कि साइन वाइन करे इन्होंने। ठीक है जी, उसके बाद 72 लाख रुपए का एक चेक बन गया, और ये 72 लाख रुपए का चेक किसके नाम का बना है? बेचने वाले के नाम का बना है। ठीक है, जिसने प्रॉपर्टी बेची है, बैंक ये चेक उसके ही हाथ में देगा। समझ के बात को? क्यों? क्योंकि बैंक के कागजों के हिसाब से प्रॉपर्टी 93 लाख की थी, जिसमें से 21 लाख रुपया हमने डाउन पेमेंट किया, और बाकी का 72 लाख रुपया बैंक ने किसको दे दिया? बेचने वाले को दे दिया। लेकिन अभी बेचने वाले को तो हमने ज्यादा पैसे देने हैं ना, बेचने वाले का अभी पैसा हिसाब पूरा कहां हुआ है? बेचने वाले को तो हमने 4 करोड़ 70 लाख रुपए देने हैं। ठीक है जी, जिसमें से आप एक काम करो, एक कैलकुलेटर खोलते हैं। ठीक है, ताकि आपको और इंटरेस्टिंगली अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो 4 करोड़ 72, एक सेकेंड, 4 करोड़ 72, 1 2 3 4 5, 4 करोड़ 72 लाख में से हमने 21 लाख रुपया कैश दे दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 4 करोड़ 51 लाख रुपया और देना है। अच्छा, उसके अलावा 72 लाख रुपए, 72 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 72 लाख रुपए हमने, ये बैंक ने हमें दे दिया। तो अभी भी जो बेचने वाला है उसको, एक सेकंड, उसको 3 करोड़ 79 लाख रुपीस अभी भी और देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब बैंक क्या कहता है कि जो ये आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, अब ये प्रॉपर्टी कायदे से तो आपके नाम ही है, तो बैंक कहता है अब जो ऊपर का पैसा है मैं आपको ऑफिशियली होम लोन के नाम से तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टी 93 लाख रुपीस की दिखाई है। लेकिन भाई बैंक ने तो प्रॉमिस किया था ना कि हम आपको सैंक्शन लेटर जो बना के दिया है हमारे को, वो 2 करोड़ 19 लाख रुपए का लोन देने का प्रॉमिस किया, जिसमें से 72 लाख रुपए बैंक हमारे को दे चुका होम लोन के नाम पे। ऊपर का जो 1 करोड़ 47 लाख रुपया है, ठीक है जी, जो ऊपर का 1 करोड़ 47 लाख रुपए है, बैंक ये हमारे को लैब की फॉर्म में देता है, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की फॉर्म में देता है। समझ के बात को? तो बैंक कहता है कि मुझे पता है, एक सेकेंड, बैंक कहता है कि मुझे पता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 करोड़ 70 लाख रुपए है, ठीक बात है, जिसको आप दिखा रहे हो 93 लाख रुपए की। इसके लिए आपने 20% डाउन पेमेंट कर दी, और 20-22% मतलब 21 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट अपनी जेब से दे दिया, और 72 लाख रुपए ऑफिशियली बैंक ने हमारे को होम लोन के नाम का दे दिया। ऊपर का हमारे को तो 2 करोड़ 19 लाख रुपए का लोन मिला हुआ है, तो 2 करोड़ 19 लाख में से 72 लाख रुपए तो बैंक ने हमारे को दे दिए होम लोन के नाम के। बचा हुआ जो 1 करोड़ 47 लाख रुपए जो लोन का पैसा है, ये मेरे को लैप दे रहा है बैंक। लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बैंक कहता है कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी आपने भी मान लिया 93 लाख की है, हमने भी मान लिया 93 लाख की है, अब ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई ना, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। लेकिन बैंक कहता है मार्केट वैल्यू तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक बात है, मार्केट वैल्यू तो 4 करोड़ 70 लाख है। तो एक काम करो ना, इस प्रॉपर्टी को आप हमारे पास गिरवी रखो, और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप हमारे से लोन ले लो, जिसको हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। समझ के बात को? जो होम लोन का पैसा है, जो होम लोन के नाम का जो लोन था, जो 72 लाख का लोन था, इसका जो चेक बना था, ये बेचने वाले के नाम का बना था। और जो लैब का पैसा होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पैसा होता है, वो आपके ही नाम का बनता है। समझ गए? लैब होता क्या है? देखो, एक तो होता है होम लोन
कि हमने होम लोन लिया और होम लोन का जो पैसा होता है वो सीधा सीधा किसके नाम का बनता है, बेचने वाले के नाम का चेक बैंक बना के देता है। लेकिन मान लो, लेट अस सपोज, सारी सिनेरियो को भूल जाओ, मान लो आपके पास अपना खुद का घर है, ठीक है, उस घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, मान के चलते हैं, वो आपके ही नाम पे, आपको कुछ नहीं बेचना, कुछ नहीं करना, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आप कहते हो मैं बैंक में गया और बैंक में जाके बोला कि मेरे को लैप लेना है। लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, आप उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हो, समझ गए, ये लैप होता है। तो बैंक कहेगा ठीक है कितने का लोन चाहिए, आप कहते हो कि मेरे को 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपने ये प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रख दी, ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लैप ले लिया। लैप कुछ भी नहीं है, एक तरह से लिमिट है बस, समझ के बात को। तो ये जो 50 लाख रुपए है ये बैंक आपके अकाउंट में भेज देगा, आपके सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा। ये 50 लाख रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में बैंक डाल देगा, आपसे नहीं पूछेगा इस पैसे का आप क्या कर रहे हो, समझ गए। यही चीज हमारे सिनेरियो में हुई। जो होम लोन है ऑफिशियली वो 93 लाख रुपए का ही था, 20 लाख डाउन पेमेंट की, 72 लाख रुपए का चेक बनाया, सेलर को दे दिया, कागजों में सेलर फारिग हो गया, जिसको बोलते हैं कि सेलर का काम हो गया भाई, ऑफिशियल हो गया। लेकिन सेलर को तो हमने पर्दे के पीछे से तो और भी पैसा देना है। तो ये 1 करोड़ 47 लाख रुपए बैंक हमारे को इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक और लोन दे रहा है। तो 2 लोन बने, एक होम लोन बना और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बना। तो फिर ये 1 करोड़ 47 लाख रुपए भी हम जो है इस सेलर को दे देंगे, मतलब समझ के बात को। तो वो पूरा हिसाब, मतलब सेलर को तो प्रॉपर 4 करोड़ 70 लाख रुपए ही देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां तक थी। अब इसके अलावा और आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, देखो, एक तो ये आपको चेक मिल गया 72 लाख रुपए का, ये हमने देख लिया, और एक चेक मिल गया 1 करोड़ 47 लाख का। अच्छा एक चीज और, ये 1 करोड़ 47 लाख का चेक मिलना चाहिए था, ये 1 करोड़ 46 लाख 56,517 का क्यों मिला? देखो क्योंकि बैंक 0.25% प्रोसेसिंग फीस भी लगाता है, ठीक है। तो ये चीज आप नेगोशिएट कर लेना। फिर एक सवाल आता है कि ये 72 लाख के ऊपर क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये हमने सेविंग्स अकाउंट से भर दी थी प्रोसेसिंग फीस, और ये वाला जो लोन है ये उसने उसमें से एडजस्ट कर ली थी। कहने का मतलब टोटल लोन जो था वो 2 करोड़ 19 लाख का था ना, तो इसका 0.25% कैलकुलेट कर लो, ये हमारी प्रोसेसिंग फीस लगी। प्रोसेसिंग फीस आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, इसको फाइल चार्ज बोलते हैं। ये बैंक वैसे इजीली 0.15% तक भी मान जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेना। अब सवाल आता है कि आपने क्यों नहीं करी नेगोशिएट, आपने क्यों नहीं करी? उसका रीजन ये है, देखो जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट तो हो गया ये मैडम, क्योंकि मैडम के नाम पे ही बिजनेस था, और मैडम के हस्बैंड, ठीक है, ये हो गई को एप्लीकेंट। तो जो इनके केस में क्या प्रॉब्लम आई थी, एप्लीकेंट का सिविल स्कोर तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन जो इनके हस्बैंड है ना, उनका सिविल स्कोर थोड़ा खराब था। तो हमने हस्बैंड को ऐड ही नहीं किया। बैंक पूरा जोर लगाता है कि एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों ऐड होंगे, लेकिन हमने को एप्लीकेंट को ऐड ही नहीं किया। रीजन हमने ये दिया था कि क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, अकेले ही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अकेले ही अपने नाम पे बिजनेस करते हैं, तो हस्बैंड को इन्वॉल्व हम करना ही नहीं चाहते। तो ये हमने रीजन दिया। तो बट बैंक ये कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्शनल केस है, हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पे वही चीज आ गई कि फिर हम कहीं नेगोशिएट नहीं कर पाए, समझ के बात को, अदरवाइज केस रिजेक्ट हो जाता। अगर इनका सिविल स्कोर भी ठीक होता ना हस्बैंड का, तो फिर तो ये आराम से हम 0.10%, 10 पैसा भी कर देते, मतलब 0.10% भी कर देते प्रोसेसिंग फीस को, ठीक है। तो ये चीज होगी। अच्छा एक चीज और, जब एप्लीकेंट प्लस को एप्लीकेंट दोनों का अगर सिविल स्कोर ठीक हो, तो बैंक का ये कहना था कि फिर चाहे आप हमारे से टर्म इंश्योरेंस ना लो तो भी चलेगा। लेकिन क्योंकि को एप्लीकेंट को हमने ऐड ही नहीं किया ना, क्योंकि हमें पता था सिविल स्कोर खराब है, तो बैंक ने कहा था कि ठीक है जितने का लोन है उतने का फिर आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अब लोन तो हमने 20 साल का लिया, लोन 20 साल का इनका लिया, तो बोले 20 साल के लिए ही आपको 2 करोड़ 19 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। इसकी तो फिर किस्त बनती 6-7 लाख रुपए, किस्त कह रहा हूं, टोटल प्रीमियम बनता ऑल टुगेदर 20 साल का 6-7 लाख रुपए। बट उनका यह था कि फैमिली में सब कमाने वाले हैं, इतनी मेरे को जरूरत है नहीं टर्म इंश्योरेंस की। तो फिर हमने नेगोशिएट करके बोला कि 2 करोड़ 19 लाख रुपए का ही, ठीक है, आप टर्म इंश्योरेंस कर दो, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए करो। तो फिर इसका टोटल प्रीमियम बना कुछ 33,000 रुपए, ये इंश्योरेंस का चला गया था। बट इंश्योरेंस ले भी ले सकते हो, अगर आपके ऊपर पीछे सब कुछ डिपेंडेंट है तो होम लोन के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले भी लेना, ठीक है। बाकी ये हस्बैंड और सॉरी ये वाइफ तो मेन हो गई, इनका सिविल तो ठीक था, तो फिर ये इंश्योरेंस लेना हमारी मजबूरी होगी। एक चीज और, ये बड़ी मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूं, ये हमने देखा। एक चीज है, क्या बोलते हैं, हाँ, जब एक ना वैल्यूएटर के चार्जेस होते हैं, ठीक है, एक वैल्यूएटर के चार्ज होते हैं और एक लीगल के चार्ज होते हैं, ये बैंक लेता है। ये 3,000 रुपये इसके होते हैं, 3,000 रुपये इसके होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक फिर लॉयर के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर पंजाब में ना एक आर्टिकल 6 करके है, ये सिर्फ पंजाब के लिए है, ठीक है। ये क्या होता है, जितने का आप होम लोन ले रहे हो ना, उसका 0.25% ये आपको पंजाब गवर्नमेंट को देना होता है। जितने का आप होम लोन ले रहे हो उसका 0.25% आप
पंजाब गवर्नमेंट को देते हो। तो जब वो बैंक का एम्प्लॉय आया, ठीक है, तो थोड़ा सा हिसाब नहीं बना, ठीक है, तो थोड़ा सा उसने जो फीस है ना, जैसे मान लो ऑफिशियल फीस आईसीआईसीआई बैंक कहता है मान लो 3,000 इसके हैं, 3,000 इसके हैं, ठीक है, थोड़े बहुत इसके करके जो ऑल टुगेदर फीस बनी लोअर वोयर के मिला के, मान लो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जितनी फीस बन रही थी ना उसने 5-7 हज़ार फालतू बता दी, ठीक है। बोले कि ये आप जो है मतलब अब बैंक है, बैंक का एम्प्लॉय अपने अकाउंट पे तो ले नहीं सकता, अब आगे उनकी सेटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें मान लो 5,000 6-7 हज़ार पे आपसे एक्स्ट्रा डलवा लिया, आपने भी सोचा कि ठीक है यार उसी के अकाउंट में तो जा रहे हैं, लोअर के अकाउंट पे कोई बात नहीं, तो आपने मान लो डाल दिए 6-7 हज़ार पे फालतू। लेकिन वही चीज़ है कि मेरे को सब कुछ पता था, तो बट उसने जो चीज़ बताई ना, मैं समझ गया था कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी आपको बैंक वाले, क्योंकि कुछ ना कुछ ये फीस रहेगी, लोअर की फीस, वैल्यूएटर की फीस, जो भी फीस बैंक वाला आपको कहे आराम से सुनो, हाँ जी इतनी फीस है, इतनी फीस है, इतनी फीस है। उसके बाद किसी भी बैंक से जब आप लोन ले रहे हो ना, आप उसको यही बोलोगे कि जो भी आप फीस बता रहे हो, आप अपनी ऑफिशियल बैंक की मेल आईडी से आप मेरे को मेल कर दो फीस, ठीक है। जब वो आपको मेल करेगा, आपको गलत फीस मेल कर ही नहीं सकता, समझ गए। तो ये चीज गांठ मार लेना, जो भी फीस बैंक का एम्प्लॉय आपसे मांग रहा है कि ये फीस लगेगी, आप यही बोलना आप अपने बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी से आप ये फीस मेरे को मेल कर दो, जिस भी स्कैनर वैनर पे कहोगे मैं आपको पे कर दूंगा, तो ठीक है। बट वर्बली आपको कुछ भी नहीं लेकर चलना, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करके चलना आपको। तो एक चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको रजिस्ट्री दिखा दी कैसी होती है, ठीक है। ये 2 चेक दिखा दिए, ये स्टैंप चार्जेस दिखा दिए मैंने, ये टोटल देखो, एक सेकंड, मैंने बताया था ना, जैसे अब 93 लाख रुपीस की रजिस्ट्री हुई है, 93 लाख रुपए की, तो एक ये स्टैंप बना है 2 लाख कुछ हज़ार रुपए का, एक 3,72,000 रुपए का, तो यानी ऑल टुगेदर 5,87,000 रुपए के टोटल इन दोनों को मिला लो, ये 2 स्टैंप पेपर बनते थे, तो यानी वही चीज़ है 6.3% के आसपास ये सरकार की फीस हो जाती है, स्टैंप चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है, दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।